चलिए शुरू करने जा रहे हैं बिहार एसएससी इंटर स्तरीय प्रैक्टिस सेट 12वां के में प्रैक्टिस सेट है तो 12वां प्रैक्टिस सेट है। शुरू करने चाहते हैं और चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। ठीक है, बाहरी आवाज़ों पे ध्यान नहीं देंगे। तो पहले प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक द्वारा दुधारू पशुओं पर चराई कर लगा दिया गया था? ठीक है, चराई कर लगा दिया गया था, बताएंगे। तो बताइएगा, चराई कर जो होता है, जो हम लोग पशुओं को, जो अपने गाय को खाना या जो भी देते हैं उस पर कर टैक्स लग गया था। तो कौन लगाया था, कौन ऐसा था दिल्ली का सुल्तान, बताइए। क्या देखिएगा, ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने लगाया है अलाउद्दीन खिलजी को, उन्होंने सही जवाब दिया है। ये गद्दी दिल्ली के गद्दी पर कब बैठा था? तो 1296 को, याद रखिएगा 1296 को, 22 अक्टूबर 1296, याद रखेंगे। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे ज़्यादा जानकारी पीडीएफ के माध्यम से मिल जाएगा। 1857 की क्रांति में नाना साहब के सैनिक का नेतृत्व कौन कर रहा था, ये बताइएगा। कौन कर रहा था ये बताइएगा। दूसरे प्रश्न का जवाब देंगे। जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी लगाया है तात्या टोपे, उन्होंने सही जवाब लगाया है। याद रखिएगा, ये कानपुर से विद्रोह हो रहा था। ठीक है, कानपुर से ये लड़ रहे थे, कानपुर की तरफ से। याद रखिएगा, पूछता है कि 1897 में कहाँ से तात्या टोपे थे, तो कानपुर से संबंधित थे। ठीक है, कानपुर क्षेत्र से लड़ रहे थे। ठीक है, ऐसे याद कर दीजिएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम क्या था, बताएंगे। स्वामी दयानंद जी का जो है बचपन का नाम क्या था? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो इनका नाम मूल शंकर नाम था, याद रखिएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम मूल शंकर था, यह ध्यान रखेंगे। आगे की ओर चलेंगे, चौथे प्रश्न की ओर चलेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार जो है एक महिला को अध्यक्ष चुना गया था? कौन सा अधिवेशन ऐसा है जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा ऐसा अधिवेशन है जिसमें पहली बार महिला अध्यक्ष चुनी गई या चुनी गई थी, ये बताइए। कौन से अधिवेशन में चुनी गई या चुना गया, बताइएगा। तो प्रथम महिला, बताइएगा। इस तरह से सवाल पूछता है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर याद रखिएगा, 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में इन्हें चुना गया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना गया था, जो कि इनका नाम याद रखिएगा एनी बेसेंट है। क्या नाम है इनका? नाम एनी बेसेंट के रूप में जाना जाता है। एनी बेसेंट थी जो कि इन्हें चुना गया था, याद रखेंगे। ठीक है, अगर आपसे पूछ देता, ठीक है, अगर आपसे पूछता कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष अगर पूछ देता भारत से संबंधित, तो आप याद रखते सरोजिनी नायडू को। ठीक है, सरोजिनी नायडू को जो कि 1925 में बनी थी, याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अगर पूछते हैं स्पेशली, तो सरोजिनी नायडू 1925 को बनी थी। लेकिन अगर पूछते कि कांग्रेस अधिवेशन पहली बार महिला अध्यक्ष के रूप में चुनी गई, तो अधिवेशन जो कि 1917 में कोलकाता अधिवेशन में। ठीक है, तो चलिए आगे की ओर चलते हैं। आप स्पीड करके वीडियो को देख लेंगे। ठीक है, चलिएगा। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना कहाँ की गई थी? और थोड़ी सी बारी आवाज़ आ रही है, उसके लिए क्षमा चाहूँगा, क्योंकि रात में भी बिल्डिंग में काम करते तो हम क्या बताइए कैसे करें, बगल में बन रहा है। तो बताइएगा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना कहाँ की गई थी? तो आप जानते हैं कहाँ की गई थी गीता रहस्य की, बताइएगा। आपके सामने 4 ऑप्शन है, आप बताइएगा। तो आप जानते हैं कि ये जो मांडेला जो है, यहाँ गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना की गई थी। ठीक है, चलिए। तो ये जो मांडेल है ये बर्मा में, कहाँ है? बर्मा जेल, बर्मा जो जगह था बर्मा में, वहाँ के जेल में इन्हें मांडेल जो जेल का नाम था, वहाँ इनको कारावास हो गया था। कब हुआ था इनको? तो याद रखिए, बाल गंगाधर तिलक को 1908 में कारावास हो गया था। क्यों हो गया था? कारण ये है कि ये केसरी एक पत्रिका जो निकालते थे, प्रकाशित करते थे, उसमें मतलब कुछ लिखे थे, उस आधार पे इनको 6 वर्ष की सज़ा मिल गई थी, जेल हो गया था, याद रखिएगा। तो उसी जेल में उन्होंने गीता रहस्य जो है लिखा था, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिएगा। कौन लिखे थे? तो बाल गंगाधर तिलक। छठे प्रश्न का जवाब देंगे। छठे प्रश्न है कि गांधी इरविन समझौता के परिप्रेक्ष्य, ठीक है, गांधी इरविन समझौता के परिप्रेक्ष्य में किसने गांधी जी, ठीक है, गांधी और इरविन को 2 महात्मा की संज्ञा दी थी? कौन ऐसे व्यक्ति थे जो कि गांधी इरविन जो समझौता हुआ था उसके बीच, मतलब उसके परिप्रेक्ष्य में कौन ऐसे व्यक्ति थे जो कि गांधी और इरविन को 2 महात्मा की संज्ञा दी थी? बताइएगा, कौन बड़ाई किया था मेरे दोस्त? तो ये बताएंगे। तो याद रखिएगा, एक ही हैं, वो थी सरोजिनी नायडू, जो कि हमारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दूसरी महिला, मतलब भारत की पहली और
अगर कांग्रेस की पूछा जाए तो दूसरी महिला जो कि 1925 में बनी थी। अभी आपने इसका इनके बारे में मैंने चर्चा किया था। अगर हाँ चलिए यहाँ पे थोड़ा सा बताना भूल गए, ये बताइए कि गांधी इरविन समझौता जो है कब हुआ था, ये बताएंगे आप, बताइएगा, आपके सामने ये डेट है, बताएंगे, ठीक है, कब हुआ था गांधी इरविन समझौता। तो ये समझौता आप जानते हैं 1931 में माना जाता है, ठीक है, याद रखिएगा 5 मार्च 1931 के दोनों के बीच एक समझौता हुई थी जिसे गांधी इरविन समझौता के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिएगा आगे चलेंगे, 7वां प्रश्न की ओर चलेंगे। 7वें प्रश्न की ओर चलेंगे। भारतीय पूर्ण जागरण, ठीक है, पूर्ण जागरण के पिता राजा राम मोहन राय की मृत्यु कहाँ हुई थी। अब देखिए इसमें 3 सवाल बने। राजा राम मोहन राय को क्या कहा जाता था, क्या कहा गया था, भारतीय पूर्ण जागरण के पिता कहते थे, ठीक है। इनकी मृत्यु जो है कहाँ हुई थी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी ब्रिस्टल बताया उन्होंने सही जवाब दिया है, याद रखिएगा ब्रिस्टल। तो ये राजा राम मोहन राय को मुगल बादशाह द्वारा जो है, जो बादशाह अकबर द्वितीय जो था, ठीक है ना, ने अपने पेंशन बढ़ाने के लिए जो बातचीत करने के लिए जो था ना 1830 में इंग्लैंड भेजे थे, ठीक है। मतलब अकबर जो थे, कारण क्या है ये बता रहा है, क्या क्यों कहाँ मरे थे, क्यों ब्रिस्टल में मर गए, वो तो इंडिया में चाहते तो रहते, है ना। तो क्या हुआ कि ब्रिस्टल में 27 दिसंबर मतलब इंग्लैंड में गए थे, 1830 में इंग्लैंड भेजा गया था उनको कि पेंशन के लिए बात करने के लिए आप जाइए। ब्रिस्टल में 27 दिसंबर 1833 में, ठीक है, 27 दिसंबर याद रखिएगा, ब्रिस्टल में 27 दिसंबर, तो ब्रिस्टल कहाँ, इंग्लैंड एक तरह से हो गया, ठीक है। तो 27 दिसंबर 1833 में, ठीक है, 1833 में राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो उनकी समाधि जो है उसी जगह स्थापित की गई, कहाँ, ब्रिस्टल में ही। क्लियर हो गए। तो कब, 1833 में। किसके कारण गए थे, तो आप जानते ही हैं कि वो अकबर द्वितीय के कारण पेंशन बढ़ाने के लिए वो सिफारिश के लिए एक तरह से जा रहे थे। आगे चलेंगे। हरिजन सेवक संघ के प्रथम अध्यक्ष थे, कौन है, हरिजन सेवक संघ के प्रथम अध्यक्ष के रूप में कौन जाने जाते हैं, तो आप बताइए कौन है। 8वां प्रश्न का जवाब देंगे। हरिजन सेवा संघ के संस्थापक के रूप में प्रथम अध्यक्ष कौन थे। अब देखिए यहाँ पे ये नहीं पूछा कि हरिजन सेवक संघ की स्थापना कौन किया, अध्यक्ष पूछ रहा है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखेंगे, घनश्याम दास बिरला थे। देखिए कहाँ से क्वेश्चन बनता है, एकदम गहराई से। तो हरिजन सेवक संघ के प्रथम अध्यक्ष जो है घनश्याम दास बिरला थे। महात्मा गांधी पे अगर आप पूरा वीडियो देखे होंगे या कहीं देखे होंगे, नहीं तो मैं तो एग्जाम से पहले महात्मा गांधी का पे महामैराथन वीडियो बना कर दे दूंगा, क्योंकि आप जाते जाते आप वो देख के जाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए ये हरिजन सेवा संघ जो हुआ था, ये कारण क्या था ना कि छुआछूत जाति ये सब के क्षेत्र में ज़्यादा हो रहा था, ठीक है। एक पूना समझौता इसी के कारण हुआ था। हरिजन जो पूना समझौता जो हुआ था, अगर पूछेगा आपसे तो 1932 बताइएगा। जो पूना समझौता के बाद जो है ना, गांधी जी पूरी तरह से जो है छुआछूत जो बीमारी होता था उसके विरुद्ध आंदोलन को सक्रिय कर दिए, ठीक है, सक्रिय रूप से कर दिए थे, बढ़ा दिए थे एक तरह से, ठीक है। और अखिल भारतीय जो अप्रसिद्ध विद्रोह लीग जो की स्थापना जो हो गई थी उसको समाप्त करने के लिए हरिजन संघ सेवा के नाम से उसे सम्मानित किया गया था। बस इतना ही है, ठीक है, और कुछ ज़्यादा डिटेल इसमें नहीं था, बस इतना ध्यान रखिएगा। प्रश्न का जवाब देंगे। 9वां प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। अब देखिए भारत छोड़ो आंदोलन की बात अगर करते हैं तो 1942 को तो याद रखिएगा, 1942 को, ठीक है। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, तो 1942 में भारत छोड़ो हुआ था। उस समय इंग्लैंड अगर पूछे आपसे तो आप बहुत ही अच्छे से जवाब दे सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी, विंस्टन चर्चिल। अगर 1942 को पूर्णतः पढ़े हैं, गांधी जी से संबंधित पढ़े हैं, तो विंस्टन चर्चिल को याद रखेंगे, ठीक है। तो विंस्टन चर्चिल थे, उस समय के प्रधानमंत्री था, याद रखिएगा। 1940-45 तक जो है प्रधानमंत्री रहा था विंस्टन चर्चिल, जो है 1940 से 50 तक का वो 45 तक का वो वहाँ का प्रधानमंत्री रहा था, याद रखिएगा। और 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। तो सोचिए उसके बीच में तो था ही, है ना। चलेंगे 10वां प्रश्न। गांधी जी से 2 प्रश्न अभी तक हो गए, 2 क्या 3 हो गए। इरविन समझौता हो गए, या आपका पूना समझौता हो गया, हरिजन संघ सेवा हो गया, आपका अभी हुआ, ठीक है। अब बताइए निम्नलिखित में से कौन सा शासक जो है पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है। बताइए कौन सा ऐसा शासक है जो कि पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है, बताएंगे। इसमें आपको लगता होगा प्रथम होगा,
कभी लगता होगा द्वितीय होगा, कभी लगता होगा तृतीय होगा, तो इसमें तो क्लियर है नहीं मेरे दोस्त कि क्या है ना। तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो था वही आपका आंसर है, याद रखेंगे। पृथ्वीराज चौहान जो था यही जो है तृतीय थे, याद रखिएगा। पृथ्वीराज चौहान की अगर बात करते हैं तो इन्होंने अगर पूछा जाए तो इनका शासन अगर पूछा जाए पृथ्वीराज चौहान का, तो चौहान वंश के आगे तो शासक हुए, याद रखिएगा। पृथ्वीराज चौहान चौहान वंश के हो गए, ठीक है। पृथ्वीराज तृतीय जो हैं चौहान वंश के शासक हो गए, और तृतीय का जो शासनकाल था इनका अगर पूछेंगे तो 1177 से लेके, याद रखिएगा, 1192, ठीक है, 1192 में, ठीक है, इनका रहा था। पृथ्वीराज चौहान के नाम से ये प्रसिद्ध हुए थे, याद रखिएगा। जिन्होंने मतलब ये जो तृतीय थे 2 युद्ध लड़े थे, तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध। तो प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी के साथ इनका लड़ाई हुआ। तो प्रथम में जो है 1191 में हुआ था, ठीक है, 1191 में, जिसमें ये जीत गए थे। पृथ्वीराज चौहान जो है जीत गए थे, लेकिन मोहम्मद गौरी को हरा दिए थे। लेकिन दूसरी बात जो है इनके साथ धोखा हो जाता है। इसके कारण क्या होता है कि 1192 में, ठीक है, 1192 में क्या होता है कि फिर से तराइन की दूसरी लड़ाई होती है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। ये इतना जानकारी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलेंगे आगे चलेंगे। तराइन की युद्ध किसके किसके बीच हुई, कमेंट करेंगे। आशा जो हैं, आशा सहाय संबंधित हैं। आशा सहाय जो हैं संबंधित थी, बताइएगा। आशा सहाय का नाम सुने होंगे आप, तो वो संबंधित थी। क्या संबंधित थी, ये जवाब दीजिएगा मेरे दोस्त। अब जवाब देंगे तो जिन्होंने 11वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी दिया है, आज़ाद हिंद फौज, उन्होंने सही जवाब दिया है। तो याद रखिएगा, आज़ाद हिंद फौज। तो आशा सहाय जो थी 1943 में आज़ाद हिंद फौज में शामिल हो गई थी। कब शामिल हो गई थी, तो याद रखिएगा 1943 में वो शामिल हो गई थी, यह ध्यान रखिएगा। किस में हो गई थी, तो आज़ाद हिंद फौज में शामिल हो गई थी, याद रखिएगा। और याद रखेंगे, ये अगर पूछा जाए कि 1946 में जो है जापान से स्वदेश लौटने के बाद इन्होंने महिलाओं का हथियार चलाने का प्रशिक्षण देने का काम करने लगी थी आशा जी। तो आशा सहाय का संबंध इसलिए फेमस था, ठीक है। फिर 1946 में समझिए हथियार सिखाने के लिए वो महिलाओं को ट्रेनिंग देने लगी थी, ठीक है। 12वां प्रश्न बताइए, बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली से प्राप्त होती है। बताइएगा, बुद्ध की जो प्राचीनतम जो प्रतिमा है किस शैली से प्राप्त होती है, मतलब कौन सा ऐसा जो है शैली, बताइएगा। गंधार शैली है, मथुरा, मौर्य या गुप्त, कौन सा ऐसा शैली है जो आप बता सकते हैं कि बुद्ध का प्राचीनतम जो प्रतिमा है वो इस शैली से मिलता है, बताएंगे। तो आप जानते हैं 12वां प्रश्न का गंधार शैली को अगर नाम सुने होंगे तो जानते होंगे कि गंधार शैली से मिलती है प्राचीन मूर्तियों का निर्माण, ठीक है, गंधार शैली से मिलती है, ठीक है। आगे चलेंगे, 13वां प्रश्न का जवाब देंगे। 13वां प्रश्न आपके लिए, पंबन द्वीप जो है किस राज्य में स्थित है मेरे दोस्त, बताइएगा। चलिएगा, बताइएगा पंबन द्वीप जो है किस राज्य में स्थित है मेरे दोस्त। आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे मेरे दोस्त, बताइएगा। 13वां प्रश्न का जवाब जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु दिया है उन्होंने सही जवाब दिया है। ये दूसरी बार ये प्रश्न पूछा है, ध्यान रखिएगा। तो पंबन द्वीप जो है तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। पाम्बन भी बोला जाता है, पंबन भी, ये एक तरह से जो है आपका पंबन द्वीप, ये रामेश्वर द्वीप भी कहा जाता है इसे। पंबन द्वीप को ही रामेश्वर, आप गए हैं रामेश्वर, वहाँ तमिलनाडु में है, रामेश्वर द्वीप भी कहा जाता है, याद रखिए। रामेश्वरम जो है द्वीप कहा जाता है, रामेश्वरम का नाम सुने हैं तो रामेश्वरम द्वीप भी कहा जाता है। बार बार मैं बोला हूँ, यह क्षेत्र की दृष्टि से तमिलनाडु का सबसे बड़ा द्वीप है। अगर पूछा जाए तो तमिलनाडु का सबसे बड़ा द्वीप है, याद रखिएगा, सबसे बड़ा द्वीप है। क्लियर हो गए। इस द्वीप पर अधिकांश हिस्सा जो है समुद्र तल के नीचे है। अधिकतर अगर हिस्सा पूछा जाए तो समुद्र तल से नीचे है, ठीक है, पानी में है, ठीक है। इसे बस इतना ही जानिए कि रामेश्वर कहा जाता है, रामेश्वरम कहा जाता है, ठीक है। आगे चलेंगे, आपके सामने बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 14वां प्रश्न है, हिंद महासागर में सागर धाराओं की, ठीक है, हिंद महासागर में सागर धाराओं की नियमित दिशा में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित कारकों में कौन सा एक उत्तरदायी है। समझ गए, कहने का मतलब ये बोल रहा है कि हिंद महासागर की जो धारा है, हिंद महासागर में जो सागर की जो धाराओं को नियमित जो दिशा में परिवर्तन आता है
निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कारण है, कौन सा कारण है, ये पूछ रहा है। कारक के रूप में कारण भी पूछ रहा है। बताइएगा क्या कारण है, कारक बताइए। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी दिया है, हिंद महासागर में मानसून प्रवाह पाया जाता है। ठीक है, हिंद महासागर में मानसून प्रवाह पाया जाता है, इसके कारण यह होता है। ठीक है, कारक पता चल गया। चलिए 15वां प्रश्न का जवाब देंगे। 15वां प्रश्न ही बहुत महत्वपूर्ण है। सूची 1, सूची 2, सूची 3 और सूची 1 में मिला दिया गया है। महासागर है और सबसे गहरा स्थान है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आप चलिए इसे हाइड कर देता हूँ। बताइएगा, इसके सामने आपके सामने आ गया तो बताइएगा 115वां क्वेश्चन है। तो प्रशांत महासागर का सबसे गहरा अगर पूछे स्थान तो याद रखिएगा मेरीना गर्त। और जैसे मेरीना गर्त का नाम सुने होंगे आप समझ गए कि ये ऑप्शन नंबर ए है। इसका मिलान करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आंसर दे देता हूँ, उधर मिला लीजिएगा। ठीक है, अटलांटिक महासागर का बताइएगा, अटलांटिक महासागर का गर्त बताइएगा। तो याद रखिए जिन्होंने ऑप्शन नंबर 4 दिया है, ऑप्शन नंबर 4 दिया है वो प्यूर्टोरिको ट्रेच, ठीक है, प्यूर्टोरिको ट्रेंच ऐसे बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ट्रेंच बोलते हैं। ठीक है, आगे हिंद महासागर का बताइए। हिंद महासागर का अगर पूछे तो जावा गर्त होता है। या तो कि जावा गर्त है, जो कि ऑप्शन नंबर सी होगा। और अटलांटिक महासागर का तो बचा एक ही, यूरेशियन बेसिन। ठीक है, क्लियर हो गए, कोई दिक्कत नहीं हुआ। चलिए आगे क्यों चलते हैं। इसका आंसर आपको मिला देंगे, जो ऑप्शन नंबर क्या होगा, पी होगा। ठीक है, इसका मिलान अगर याद है तो। चलिए आगे प्रश्न 16वां प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदानी पर चिनूक हवाओं का क्या प्रभाव पड़ता है, ये बताइएगा। क्या प्रभाव पड़ता है, ये एक सवाल है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 16वां प्रश्न का जवाब देंगे तो जाड़े का तापमान बढ़ जाता है, इसके कारण हो जाता है। जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए दिया है उन्होंने सही जवाब दिया है। ठीक है, चलेंगे आगे की ओर। बताइएगा 17वां प्रश्न का जवाब देंगे, निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलती है। बताइए कौन सी ऐसी पहाड़ी है जिसमें पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट से मिलती है, दोनों पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट से मिलती है, ये बताएंगे। तो एक ही है जो कि ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने लगाया है, नीलगिरी पहाड़ी, उन्होंने सही जवाब दिया है। ठीक है, तो याद रखेंगे। चलेंगे आगे की ओर, इसमें और कोई सवाल ज़्यादा नहीं बनता है। आगे चलेंगे 18वां प्रश्न की ओर चलेंगे। 8वां प्रश्न है कि दंडकारण्य, ठीक है, दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है। बताइएगा दंडकारण्य क्षेत्र जो है अवस्थित है, आप जवाब देंगे। बताइएगा दंडकारण्य क्षेत्र जो है अवस्थित है। ठीक है, तो जवाब दीजिए। 18वां प्रश्न का जवाब देंगे तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी दिया है, दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, जिन्होंने जवाब दिया है उन्होंने सही जवाब दिया है। ठीक है, इसका अगर पूछा जाए कि क्षेत्रफल अगर पूछे कि कितने क्षेत्रों में फैला हुआ है ये क्षेत्र में, तो याद रखिएगा ये फैला हुआ है 3560, ठीक है, 00, ठीक है, 300 मतलब 35,600 वर्ग मीली क्षेत्र में फैला हुआ है, याद रखेंगे। और ये सिर्फ छत्तीसगढ़ उड़ीसा में ही नहीं, ठीक है, छत्तीसगढ़ उड़ीसा में ही नहीं, यहाँ तक कि आपको आंध्र प्रदेश में भी है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में है लेकिन यहाँ झारखंड में नहीं है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये तेलंगाना भी है, तेलंगाना याद रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये सब जो है दंडकारण्य क्षेत्र जो है अवस्थित होते हैं, फैला हुआ है, याद रखिएगा। ये तेलंगाना भी है, अगर ऑप्शन में दिया रहेगा तो तेलंगाना भी और आंध्र प्रदेश दोनों लगाएंगे। तो एक में आंध्र प्रदेश था लेकिन एक झारखंड था, इसलिए ये आंसर तो ऑप्शन नंबर बी सही था। चलेंगे 19वां प्रश्न का जवाब देंगे, कोरी क्रिक, ठीक है, क्रिक, याद रखिएगा कोरी क्रिक जो है निवेशिका स्थित है। बताइएगा अब कोरी जो क्रिक है स्थित है, कहाँ स्थित है बताएंगे। तो याद रखिएगा जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए दिया है कच्छ के रण में, उन्होंने सही जवाब दिया है। ठीक है, तो क्रिक जो है, कोरी क्रिक जो है कच्छ की खाड़ी में स्थित है। रन कहिए, कच्छ की रन कहिए। ये जो याद रखिएगा कच्छ की रन जो है गुजरात में है, जीटी याद रखेंगे, गुजरात में, जीटी से याद रखेंगे, गुजरात में है स्थित है, याद रखिएगा, ये डिटेल बाद में। 20वां प्रश्न की जवाब देंगे, 20वां प्रश्न की और जवाब देंगे मेरे दोस्त। 20वां प्रश्न है कि निम्न में से किस अनुच्छेद में शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित 18 कार्यों की सूची दी गई है। बताइएगा कौन सा ऐसा अनुच्छेद है। अगर अनुच्छेद का मेरा वीडियो देखोगे तो इसका जवाब जरूर देंगे, बताएंगे। 20वां प्रश्न का जवाब दीजिएगा। तो जिन्होंने 243W
243W ऑप्शन नंबर ए दिए हैं, उन्होंने सही जवाब दिए हैं। तो याद रखिएगा शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित जो 18 कार्य की सूची दी गई है वो है अनुच्छेद 243W से संबंधित है। याद रखिएगा अगर पूछेगा कि 243 जो है 243P है, 243ZQ है, ये बहुत सारा चीज़ें W तक है, ठीक है, बहुत है इसका मतलब W तक है आपका, ए से लेकर W तक बहुत सारे अनुच्छेद हैं। चलेंगे आगे की ओर चलेंगे, किसवां प्रश्न की ओर चलेंगे। निम्न में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय के यह निर्णय दिया कि मौलिक अधिकार और राजनीति निर्देशक तत्वों में मौलिक अधिकार ऊपर है। मतलब सबसे बता रहा है क्वेश्चन कि राजनीतिक निर्देशक तत्व तो है ही, लेकिन मौलिक अधिकार जो है ऊपर है। राजनीतिक तत्व में जो है राजनीति निर्देशक तत्व में मौलिक अधिकार ऊपर है, तो किस वाद के तहत बताया जा रहा है। अब देखिए ये क्वेश्चन पूछा था, सिर्फ क्या था कि डैश दिया था और सवाल इधर किया था और बाद में खाली लिख दिया था। तो बताइएगा इसके बारे में बताइए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप जानते हैं इनके बारे में और बहुत ही सटीक है, तो जवाब देंगे। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी गोपीनाथ वाद दिए हैं उन्होंने सही जवाब दिए हैं। ठीक है, चलिए फटाफट चलेंगे, स्पीड करके आप देख लेंगे उस वीडियो को, मैं ऐसे स्पीड करके कोशिश करूँगा। केंद्र सरकार का यह कर्तव्य होगा कि प्रत्येक राज्य को बाहरी आक्रमण से रक्षा करे। मतलब कहता है कि केंद्र सरकार का यह कर्तव्य होगा कि प्रत्येक राज्य को बाहरी आक्रमण से रक्षा करे। ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है। मतलब बाहरी आक्रमण अगर करता है कोई, उसकी रक्षा करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा बताइए कौन सा प्रावधान है जो कि किस अनुच्छेद के तहत रखा गया है। बताइएगा भारत का जो प्रावधान किया गया उस अनुच्छेद के तहत जो वर्णन किया गया उस अनुच्छेद का बारे में बताना है। तो आप जानते हैं अनुच्छेद 355 की बात करता है। अनुच्छेद 355 की बात करता है, ये मैंने करवाया था, जब बाहरी कोई आक्रमण करेगा, आक्रमण या आंतरिक गड़बड़ी कुछ भी होगी तो रक्षा की जिम्मेदारी के लिए केंद्र सरकार या संघ सरकार तैयार रहेगी। वो अनुच्छेद 355 के तहत रखा गया। ठीक है, 23वां प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 23वां प्रश्न है कि पिछड़े वर्ग के आरक्षण को लेकर, पिछड़े वर्ग के जितने भी हैं आरक्षण को लेकर बने मंडल आयोग ने किस वर्ष अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। मंडल आयोग जो है किस वर्ष अपना रिपोर्ट किया था पिछड़े जो वर्ग के लोग थे उनके आरक्षण के लेकर, बताइएगा। तो 1980 में, जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी दिया है 1980 में ये जो है आया था, याद रखेंगे ये मंडल आयोग का वर्ष रिपोर्ट प्रस्तुत हुआ था 1980 में। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर देखिए ये 1979 है, ये जो है केंद्र सरकार की जनता पार्टी सरकार का बिंदेश्वरी प्रखंड प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में, ठीक है, इस समय जो है आया था रिपोर्ट, इसमें जो आया था चर्चा हुआ था, उसके बाद जो है 1980 में यह गठित कर दिया गया था। ठीक है, क्लियर हो गए। चलिए आगे क्यों चलते हैं। चलिए बताइएगा समान कार्य के लिए समान वेतन एक क्या है। बताइएगा समान कार्य के लिए एक समान वेतन क्या है। तो ये याद रखिएगा, जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी दिया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व का अंग है। याद रखिएगा, जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी दिया है उन्होंने सही जवाब दिया है। ठीक है, आगे की ओर चलेंगे। संसदात्मक, ठीक है, संसदात्मक जो शासन व्यवस्था में क्या होगा, बताइएगा क्या नियंत्रित होता है। बताइएगा, आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे। तो संसदात्मक जो शासन व्यवस्था में क्या होगा, बताइएगा, इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा, जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी दिया है विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होना ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर विधायिका जितनी भी है कार्यपालिका है का नियंत्रण होता है, याद रखिएगा कार्यपालिका का नियंत्रण होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, 24वां प्रश्न का जवाब दीजिएगा कि निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा की सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई है। 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई है, इसका क्वेश्चन मैंने करवाया भी है और ये प्रैक्टिस सेट का, बताइएगा 26वां प्रश्न है। तो जिन्होंने 31वां संविधान संशोधन की बात की होगी उन्होंने सही जवाब दिया। और देखिए मैंने ये संविधान संशोधन का जो महामैराथन प्रैक्टिस सेट लिख के डाला हूँ वो इसमें ही ये क्वेश्चन था। देखिए ये सब क्वेश्चन पूछ दिया, तो मैंने जो भी संविधान संशोधन का महामैराथन वीडियो डाला है अनुच्छेद का, तो जाकर देख लीजिए,
ठीक है, तो याद रखिएगा 525 से बढ़ाकर 45 कर दी गई थी 41वें संविधान के संशोधन के तहत। याद रखिएगा 41वें संविधान संशोधन जो है कब आया था, तो याद रखिएगा 1973 में, याद रखेंगे 1973 में, याद रखेंगे मेरे दोस्त। ठीक है, इसमें 500 से बढ़ाकर 225, याद रखिएगा केंद्र शासित प्रदेश में 25 से घटाकर 20 कर दी गया, उसी को टोटल जोड़कर बन गया 545। ठीक है, ऐसे ही ध्यान रखिएगा। चलेंगे 27वां प्रश्न का जवाब देंगे। देखिए इससे भी मैंने करवाया था संविधान संशोधन से, यही क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जो है संविधान में 42वें जो संशोधन हुआ था संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्व में नहीं जोड़ा गया। तो देखिए एक था कि 42वें संविधान संशोधन के तहत अगर जोड़ा जाता मौलिक अधिकार में, मतलब जोड़ा जाता अगर पहुंचता तो मौलिक कर्तव्य को जोड़ते। ठीक है, मौलिक कर्तव्य को, कर्तव्य बनने के मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य को जोड़ता है। और 44वें संविधान संशोधन की अगर चर्चा करते हैं तो उनमें संपत्ति के अधिकार को हटाया था मौलिक अधिकार से। ठीक है, तो ऐसे तो आपको याद है, नॉर्मल है, कॉमन है, लेकिन बात यहाँ बनता है कि 42वां संविधान संशोधन कब आया था, तो 1976 में आया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 में आया था। ठीक है, तो बताइएगा इसमें क्या कारण है कि नीति निर्देशक तत्व में नहीं जोड़ा गया है, कौन सा ऐसा चीज़ है कि जोड़ा नहीं गया है। अगर 4 ऑप्शन पढ़े तो आप जवाब देंगे। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी दिया है उन्होंने सही दिया है, समान नागरिक संहिता को नहीं जोड़ा गया है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, याद रखिएगा समान नागरिक को नहीं जोड़ा गया है। ठीक है, चलिएगा ऐसे सबका अनुच्छेद है, क्यों नहीं जोड़ा गया, क्या कारण है। चलिए 28वां प्रश्न का जवाब देंगे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद, ठीक है, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 239 है, 49 है, संबंधित है। बताइएगा क्या संबंधित है, 249 जो है संबंधित है। अब देखिए अनुच्छेद अगर मेरा पढ़े होंगे तो इसका जवाब आप दे सकते हैं। तो याद रखिएगा इसमें जो है आप याद रखेंगे ऑप्शन नंबर जो है डी, राष्ट्र सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायिका शक्ति से है। ठीक है, संसद की जो भी विधायिका शक्ति से जुड़ा हुआ विषय है, याद रखेंगे राष्ट्र सूची के विषय, राष्ट्र सूची के विषयों के संबंध में। ठीक है, चलिएगा 29वां प्रश्न का जवाब देंगे। यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान सम्मिलित कर लिया जाए तो यह बराबर होता है, क्या बराबर होता है मेरे दोस्त, ये बताएंगे। यदि प्राथमिक जो है प्राथमिक घाटे में याद रखिएगा, यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान सम्मिलित कर दिया जाए तो यह बराबर होता है, क्या होता है बताइएगा, तो राजकोषीय घाटे के बराबर होता है। जिन्होंने ऑप्शन नंबर जो है बी दिया है उन्होंने सही जवाब दिया है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 का जवाब दिया। भारत में मुद्रास्फीति दर की माप किस आधार पर होती है, माप जो है किस आधार पर की जाती है ये बताइएगा। 30वां प्रश्न का जवाब देंगे किस पे होती है, तो उपरोक्त में से सभी होंगे, क्योंकि देखिए उपभोक्ता मूल्य सूचांक के आधार पर भी होता है, थोक मूल्य सूचांक पर भी होता है, और श्रमिकों के जीवन निर्वाह लागत सूचांक भी होता है। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न था। चलेंगे आगे की ओर 31। चलिएगा 31वां प्रश्न का जवाब देंगे। ठीक है, 31वां प्रश्न का जवाब देंगे। 31वां प्रश्न है, फटाफट जवाब देंगे मेरे दोस्त, बहुत स्लो हो गए। एक देश अपनी मुद्रा के अवमूल्यन का सहारा लेता है, बताइएगा एक देश जो है अपनी मुद्रा के अवमूल्यन का सहारा लेता है, तो बताइएगा क्या होगा। इसमें से 4 ऑप्शन, चलिए 4 ऑप्शन पढ़ लेते हैं। आप बताइएगा कि 31वां प्रश्न का आंसर का जवाब देंगे तो याद रखिएगा क्या आंसर होगा। चलिए 4 ऑप्शन पढ़ लेते हैं, आपको धुंधला लग रहा होगा। व्यापार शेष को ठीक करने के लिए, या ठीक है, या याता जो है, यातायात जो होता है, यातायात वस्तुओं जो है तथा सेवाओं की लागत को ठीक करने के लिए, या देश में मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति को कम करने के लिए, उपरोक्त में से सभी क्या होंगे। तो याद रखिए जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए दिया है व्यापार शेष को ठीक करने के लिए ही दिया जाता है, याद रखिएगा अवमूल्यन का सहारा लेते हैं हम लोग। 32वां प्रश्न का जवाब देंगे। 32वां प्रश्न है कि व्यापार संतुलन में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित होता है। व्यापार संतुलन में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित होता है, ये जवाब देंगे 32वां प्रश्न का। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने दिया है माल, उन्होंने सही जवाब दिया है, याद रखेंगे। चलेंगे आगे चलेंगे 33वां प्रश्न का जवाब देंगे। इकोनॉमिक्स से ज़्यादा प्रश्न है, पढ़ा दूंगा, एक बार वीडियो बना दूंगा, वो भी रिमाइंडर से, वन लाइनर। एक बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें, क्या बताइएगा, एक बंद अर्थव्यवस्था है वह अर्थव्यवस्था है जिसमें क्या होता है बताइएगा। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी दिया है न निर्यात और ना ही आयात होता है, दोनों नहीं होता है, याद रखिएगा। ठीक है,
39वां प्रश्न का जवाब देंगे। 39वां प्रश्न का जवाब दीजिए। 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? बताइएगा। अगर पूछे कि 1949 में भारत सरकार द्वारा जो नियुक्त हुए थे राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष के रूप में, तो कौन थे ये बताइएगा। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा पीसी महालनोबिस, याद रखिएगा पीसी महालनोबिस। और ऐसे भी अगर पूछा जाए तो जो पंचवर्षीय योजना चलता है, पंचवर्षीय योजना के द्वितीय पंचवर्षीय योजना के ये जो है मॉडल दिए थे। याद रखिएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अगर मॉडल पूछे तो यही थे, पीसी महालनोबिस के मॉडल के आधार पर यह द्वितीय पंचवर्षीय योजना चला था। ठीक है, तो चलेंगे आगे क्यों चलेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए बता दिया मैंने। 35वां प्रश्न का जवाब दीजिए। 35वां प्रश्न है कि निम्न में कौन सा एक आर्थिक वृद्धि का परिचायक है? बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सा एक आर्थिक वृद्धि का परिचायक है? बताएंगे। आपके सामने 4 ऑप्शन है मेरे दोस्त, तो जवाब दीजिए 35 का ऑप्शन नंबर बी। याद रखेंगे वास्तविक प्रति आय में सुस्थिर वृद्धि। याद रखिएगा वास्तविक जो प्रति व्यक्ति आय में सुस्थिर वृद्धि होना ही ये माना जाता है। याद रखेंगे। 35वां प्रश्न हो गए। 36वां प्रश्न की ओर चलेंगे। 36वां प्रश्न है कि इजराइल में फंसे लोगों को बचाने हेतु भारत सरकार ने किस ऑपरेशन की शुरुआत की? देखिए मैंने ये करंट अफेयर में मैंने करवाया था। ठीक है, तो बताइएगा इजराइल में जो फंसे लोगों को बचाने हेतु भारत सरकार ने किस ऑपरेशन की शुरुआत की थी? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो बताएंगे क्या था? तो 36वां प्रश्न का जिन्होंने जवाब दिया है उन्होंने लिखा है ऑपरेशन अजय। जिन्होंने ऑपरेशन अजय, याद रखिएगा, जो कि फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए ये बनाया गया था ऑपरेशन अजय। ठीक है, शुरुआत की गई थी। चलेंगे आगे की ओर। 37 प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्का लगाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम है? बताएंगे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्का लगाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी का है? बताएंगे किस खिलाड़ी का है ये बताइएगा। तो याद रखिएगा अगर पूछे तो अब तो कुछ ज़्यादा ही होगा, लेकिन एडिटोरिया के तहत अगर पूछ रहा है तो रोहित शर्मा। ठीक है, तो आप बताएंगे अभी कौन हो गया है, रोहित शर्मा है कि और कोई है? बताइएगा, कमेंट करिएगा। ये एडिटोरिया के तहत आंसर है इसका। ठीक है, चलिएगा 38वां प्रश्न के जवाब देंगे। केंद्र सरकार की, ठीक है, केंद्र सरकार की जो है महत्वाकांक्षी योजना जो है मेरा युवा भारत को कब लॉन्च की जाने की घोषणा की गई है? मतलब केंद्र सरकार का एक महत्वाकांक्षी योजना है जो कि मेरा युवा भारत को कब जो है लॉन्च की जाने की घोषणा की गई है? मेरा भारत युवा, डेट बताइएगा, इसका आंसर का जवाब देना है। तो ऑप्शन नंबर ए 31 अक्टूबर 2023 को, 31 अक्टूबर 2023 को याद रखेंगे। कब किया गया? तो 31 अक्टूबर 2023 को याद रखेंगे। चलेंगे आगे की ओर। चलिए 39वां प्रश्न का जवाब देंगे। राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? बताएंगे राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है, ये जवाब देंगे। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए दिया है गोवा, उन्होंने सही जवाब दिया है। राष्ट्रीय खेल जो है ये आयोजन जो हुआ था गोवा में हुआ था। अब बताइए कि अगर पूछेगा 22 में अगर पूछे राष्ट्रीय खेल 2022 में, तो 22 में इस खेल का आयोजन जो है गुजरात में किया गया था, जीटी में किया गया था, याद रखेंगे। अगर इसी चीज़ को जीटी में किया गया था, याद रखेंगे। ठीक है, गोवा में जब आयोजन जो किया गया था, अगर डेट पूछते आपसे तो 26 अक्टूबर से लेकर 9 नवंबर तक हुआ था। बस इतना रखिएगा। चलेंगे 22 याद रखिएगा गुजरात में, और 23 याद रखिएगा। 23 कहाँ याद रखिएगा? गोवा में। एशिया गेम्स, ठीक है, एशिया गेम्स 2023 में स्वर्ण पदक जीतने वाली ज्योति सुरेखा का संबंध किस खेल से है? बताइएगा। ज्योति सुरेखा का नाम आप सुने हैं, जो कि स्वर्ण पदक जीती हैं एशिया गेम्स 2023 में। बताइएगा, उसका आंसर का जवाब देंगे। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए दिया है तीरंदाजी में, उन्होंने सही जवाब दिया है। याद रखिएगा, तीरंदाजी में जीते हैं। याद रखिएगा कौन जीती है? ज्योति सुरेखा वेनम। ठीक है, मतलब बेनाम कहने का मतलब है कि किसे हरा कर? तो चीन के। बनाम मतलब चीन को हराकर ये जीती है। चीन की कौन थी? तो जो है चीन के जो थी उसका नाम था होंग झो नाम है होंग झो। ठीक है, और केमा था 19वें, याद रखिए 19वें एशिया गेम्स था। ठीक है, चलेंगे आगे। बताइएगा हाल ही में किस राज्य ने 03 नए जिले की स्थापना को मंजूरी दी? याद रखिएगा। बताइएगा कौन सा ऐसा हाल ही में जो है किस राज्य ने 03 नए जिलों की जो है स्थापना की मंजूरी दी है? कौन सा है कि जो कि 3 नया राज्य बनाने की घोषणा की है? तो कौन है? तो राजस्थान।
कौन है आपका? राजस्थान है, याद रखेंगे। अगर पूछते कि राजस्थान में 3 जिलों का नाम पूछते तो क्या बताइएगा? तो तीनों जिले में है मालपुर, याद रखिए मालपुर बोलिएगा, ठीक है, मालपुर, सुजानगढ़, याद रखिए सुजानगढ़, और एक है कुचमन जो है जिला है, कुचमन सिटी के नाम से जाना जाता है, ठीक है, तीनों बता दिया। 42वां प्रश्न का जवाब देंगे। चलिए 42वां प्रश्न का जवाब दिया, भारतीय वायुसेना दिवस 2023 का विषय का थीम क्या था? तो आप बताइएगा, आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो आप जानते हैं जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी दिया है उन्होंने सही दिया है, एयर पावर बियॉन्ड बाउंड्रीज, याद रखेंगे। और इसका कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को मनाते हैं हम लोग, क्या? वायुसेना दिवस के रूप में मनाते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। आगे चलेंगे, 23वां प्रश्न का जवाब देंगे। 23वां प्रश्न है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचांक जो है 2023 का जो है 23 में भारत का स्थान क्या है? भारत का स्थान बताइएगा प्रेस स्वतंत्रता सूचांक में। तो जानते हैं 161वां जो है ऑप्शन नंबर डी दी है, उन्होंने सही जवाब दिया है। तो याद रखिएगा, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो है 2023 में 161वां स्थान है भारत का, याद रखेंगे। अब 22 में अगर पूछ देता, अगर यही चीज़ को अगर 22 में पूछते तो 22 में क्या बोलिएगा? तो 22 में अगर स्थान पूछते तो आप याद रखिएगा 150वां, मतलब बढ़ गया, सोचिए इज्जत घट गया 22वां, ठीक है, मतलब 150वां हो गया था 22 में, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए 44वां प्रश्न का जवाब देंगे। 44वां प्रश्न क्या है कि ठीक है, डिन बोलुआर्ट किस देश के राष्ट्रपति हैं? बताइएगा, डिन बोलुआर्ट किस देश के राष्ट्रपति हैं? ये जवाब दीजिए, किस देश के राष्ट्रपति हैं, ये जवाब। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी पेरू, जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी दिया है पेरू, उन्होंने सही जवाब दिया है, ठीक है, जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी दिया है उन्होंने सही जवाब दिया है, याद रखेंगे। चलिएगा 45वां प्रश्न का जवाब देंगे। इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत आबादी इंटरनेट का प्रयोग करती है? बताइए कितना जो प्रतिशत है इंटरनेट जो है इन इंडिया, या देखिएगा रिपोर्ट जो 2022 के अनुसार हम लोग जो निकला है आबादी के अनुसार, बताइए कितना प्रतिशत हम लोग उपयोग करते हैं? तो 52% हम लोग उपयोग करते हैं, ठीक है। 46 का आंसर का जवाब देंगे। शिव शंकरी को किस कृति में किए गए सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया? बताइएगा 2022 से सम्मानित किया गया, ये जवाब देंगे। तो याद रखिएगा 46 का है ऑप्शन नंबर बी सुरवंशम, उन्होंने सही जवाब दिए, याद रखिएगा सुरवंशम, याद रखेंगे। सम्मान सरस्वती सम्मान 2022 को मिला है शिव शंकरी जी को मिला है, कौन सी कृति के लिए? तो सुरवंशम की कृति के लिए, इसके लिए मिला था, जो कि तमिल भाषा में लिखा गया है, याद रखिएगा तमिल भाषा में लिखा गया है, याद रखेंगे। चलिएगा 47वां प्रश्न का जवाब देंगे। 47वां प्रश्न है पीएम मित्रा योजना के तहत कितने राज्यों में मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी गई है? कितने जो है पार्क की मंजूरी दी गई है, ये बताएंगे। 47 का आंसर का जवाब तो 7, जैसे ही 7 की आंसर लगा देंगे। कितने? तो 7, याद रखेंगे 7 राज्य की घोषणा की गई है पार्क लगाने के लिए, 7। परमाणु ऊर्जा, ठीक है, परमाणु ऊर्जा संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई है? परमाणु ऊर्जा संस्थान की जो है स्थापना कब की गई है? तो याद रखिएगा 1955 में, याद रखेंगे 1955 में किया गया है, याद रखेंगे, ठीक है। याद रखिएगा अगर परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की बात करेगा तो 1948 में बोलेंगे, ठीक है। आयोग की बात करेगा तो 1948 में करेंगे, स्थापना की गई है, ठीक है। अब परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना की अगर बात करें, विभाग की अगर बात करेगा विभाग की, तो विभाग को 1954 बोलेंगे, ठीक है। और परमाणु ऊर्जा संस्थान की बात करेगा तो 1955 में करेंगे। क्लियर हो गए? तीनों सवाल घूमता है जो कि मैंने बताया। चलिएगा 49वां प्रश्न का जवाब देंगे। होलकर हॉकी का संबंध जो है किस खेल से है? होलकर जो है हॉकी का संबंध जो है किस खेल से है, ये बताइएगा। तो होलकर हॉकी का संबंध जो है किस खेल से है? अब होलकर को बोल दिया है तो बताइए किस खेल से संबंधित हैं, ठीक है। 49वां प्रश्न का जवाब देंगे। देखिए ऐसा सवाल है कि लग रहा है कि होलकर हॉकी का संबंध है तो हॉकी से ही संबंध होगा, है कि नहीं, लेकिन नहीं, यह है ब्रिज से। याद रखिएगा होलकर हॉकी का संबंध जो है किस खेल से है? तो ब्रिज से है, याद रखेंगे। सर्किट कप जो है क्या है? तो गोल्फ है। सर्किट कप अगर बोले तो गोल्फ बोलिएगा, क्या बोलिएगा? गोल्फ बोलिएगा। फेडरेशन कप बोलेगा तो बास्केटबॉल से संबंधित है। राधा मोहन कप बोलेगा तो पोलो से है। थॉमस कप बैडमिंटन से, क्या ये बताइए संबंधित है,
ठीक है, क्लियर। चलेंगे आगे। 50वां प्रश्न का जवाब देंगे। 50वां प्रश्न का जवाब देंगे, विश्व वन्य जीव दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? बताइएगा, विश्व वन्य जीव दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, ये बताएंगे। 50वां प्रश्न का जवाब देंगे। जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए दिया है 3 मार्च, उन्होंने सही जवाब दिया है। तो अगर विश्व वन्य जीव दिवस के रूप में पूछे तो याद रखिए 3 मार्च को बताइएगा। अगर विश्व डाक दिवस एक्स्ट्रा चलते हैं, विश्व डाक दिवस पूछे तो बताइएगा 9 अक्टूबर। कितना बताइएगा? 9 अक्टूबर विश्व डाक दिवस। विश्व शांति दिवस पूछे तो 21 सितंबर। 21 सितंबर, ठीक है। चलिए इसी तरह आगे चलेंगे। 51 का आंसर का जवाब देंगे। आवाज आई साइंस पे। निम्नलिखित में से कौन सा जो है से रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा से रासायनिक जो है परिवर्तन का उदाहरण है? कौन सा ऐसा है जो कि रासायनिक जो है परिवर्तन का उदाहरण है? बार बार मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ क्योंकि आपको आसानी हो। तो जानते हैं, इसका याद रखेंगे, जिन्होंने केवल दूध का खट्टा होना ही रासायनिक परिवर्तन है, वही आंसर सही है। केवल 3 जो है सही है, ठीक है। चलिए 52 का आंसर का जवाब देंगे। क्या देंगे? 52 का आंसर का जवाब देंगे। एक बैठक हॉल में जो शुरू में प्रतिभागियों से आधा भरा होता है, ठीक है। एक बैठक हॉल है जो शुरू में जो प्रतिभागियां हैं वो आधा भरा होता है, कुछ समय बाद पूर्ण क्षमता से भर जाता है, मतलब पूरा भर जाता है। फिर भाषण की स्पष्टता जो है क्या होगी? अब भर जाएगा तो भाषण की स्पष्टता जो है, भाषण जो आप बोलते हैं देते हैं उसमें क्या होगी? तो याद रखिएगा, इसमें क्या होगी? बढ़ जाती है और बढ़ जाएगी। क्या होगी? बढ़ जाती है, याद रखेंगे, ठीक है। आगे चलेंगे। 53 का आंसर का जवाब देंगे। 53 का आंसर का जवाब है 53 का आंसर का जवाब है बताएंगे। तो याद रखिएगा 53 में है कि द्रव्यमान और भार के बीच अंतर संदर्भ में कौन सा सही है? तो बात इसके लिए है कि चारों आपको पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए चारों आप पढ़िए तो इसका जवाब दीजिए। तो क्या द्रव्यमान और भार के बीच का अंतर क्या है? तो भार एक बल है जो कि द्रव्यमान बल नहीं है। क्या ये सही है? तो हो सकता भी है, नहीं भी हो सकता है। चलिए, किस वस्तु का द्रव्यमान सदैव उसके भार से अधिक होता है? क्या ये हो सकता है? नहीं हो सकता। द्रव्यमान केवल मौद्रिक, केवल की बात करें वैसे ही काट दीजिए। द्रव्यमान और भार हमेशा एक समान होता है? क्या हमेशा एक समान होता है? नहीं। जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए दिया, भार एक बल है जबकि द्रव्यमान बल नहीं है, ठीक है। क्लियर हो गए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 53 में 54 का आंसर का जवाब देंगे। एक वर्ष जो है, एक प्रकाश वर्ष लगभग बराबर होता है। एक प्रकाश वर्ष जो है लगभग बराबर होता है। 54 का आंसर का जवाब देंगे। तो 10 पे पावर जो है 10 पे पावर 13 होना चाहिए। 10 पे पावर, देखिए दोनों में 10 पे पावर 12 जो है गड़बड़ हो गई है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 10 पे पावर 13 किमी होनी चाहिए। 10 पे पावर 13 किमी होनी चाहिए, यहाँ पे 13 होना चाहिए, तो 12 हो गया, ठीक है। जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी लगाया है उन्होंने सही लगाया है, ठीक है। जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी लगाया है उन्होंने सही लगाया है, ठीक है। चलिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 5वां प्रश्न है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कब होता है? जब प्रकाश गमन करता है। बताइएगा, पूर्ण आंतरिक जब भी परिवर्तन होगा तो कब होगा, ये बताइएगा। कब पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है? जब प्रकाश गमन करता है। बताइएगा, इसका आंसर का जवाब देंगे। जिन्होंने 55 का आंसर का जवाब ऑप्शन नंबर ए दिया है, डायमंड से कांच। याद रखिए, डायमंड से कांच में जो है आपका प्रकाश का गमन करता है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहलाता है, याद रखिएगा। चलेंगे 56 का आंसर का जवाब देंगे। 56 में है रदरफोर्ड के प्रयोग में अधिकांश अल्फा कण सीधे पन्नी के माध्यम से जाते हैं। सीधे पन्नी के माध्यम से जाते हैं क्योंकि बताइएगा। 56 का आंसर जवाब देंगे। 4 ऑप्शन है, तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी लगाया, परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है इसके कारण, ठीक है। क्लियर हो गए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिएगा। 57 का आंसर का जवाब दिया, निम्नलिखित में से कौन शुद्ध पदार्थ नहीं है? बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन शुद्ध पदार्थ नहीं है मेरे दोस्त? बताइएगा, शुद्ध पदार्थ नहीं है, कौन नहीं है? तो याद रखिएगा, शुद्ध दूध जो है शुद्ध पदार्थ नहीं है। जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी दिया है उन्होंने सही जवाब दिया है। चलेंगे 58 का आंसर का जवाब देंगे। साइंस का 2 बजे चलता है मेरे दोस्त, और आपका प्रैक्टिस सेट हमेशा 10 बजे चलता है, नेट के कारण स्लो चल रहा है। और याद रखिएगा, रीजनिंग 4 बजे चलता है, ध्यान रखेंगे, ये अपडेट जरूरी है। और करंट अफेयर जो 9 बजे, करंट कहिए, स्टैटिक चाहिए जो कहिए, और एक प्रीवियस ईयर कहिए, और चाहे उसे बिहार जी के कहिए, दोनों है 12 बजे चलता है। एक दिन वो तो एक दिन चलेगा। ग्रीष्म ऋतु में, याद रखेंगे, ग्रीष्म ऋतु में मिट्टी के घड़े में रखा पानी किस घटना के कारण ठंड हो जाता है? बताइएगा, ग्रीष्म ऋतु में, बताइएगा, गर्मी के ऋतु में, बताइएगा
कि घड़ा में हम जब पानी रखते हैं तो क्यों ठंडा हो जाता है मेरे दोस्त, ये बताइए। तो याद रखिएगा वाष्पो उत्सर्जन के कारण हो जाता है, वाष्पो उत्सर्जन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने जवाब दिया है उन्होंने सही जवाब दिया है। ठीक है, याद रखेंगे जिन्होंने 59 का आंसर का जवाब दिया है। दृष्टिबाधित छात्र जो है निम्नलिखित में से दृष्टिबाधित जो छात्र हैं निम्नलिखित में से किसका उपयोग अम्ल क्षार संकेत के रूप में कर सकते हैं, बताइएगा। अम्ल क्षार के संकेत में प्रयोग कर सकते हैं, ये बताइएगा। 59 का आंसर का जवाब जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी दिया है, वेनिला के गुणवत्ता का बात करता है, उन्होंने सही जवाब दिया है। ठीक है, वेनिला के गुण वाला बात किया है, याद रखिए। गुणवत्ता कर सकते हैं, गुणवाल कर सकते हैं, गुण वाला कर सकते हैं। ठीक है, चलेंगे 60 का आंसर का जवाब देंगे। 60 का आंसर का जवाब देंगे तो 60 का याद रखिएगा उत्प्लावनता, याद रखिएगा उत्प्लावनता किस पर निर्भर करती है, याद रखिएगा। उत्प्लावनता जो है किस पर निर्भर करती है मेरे दोस्त, आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे। तो जिन्होंने 60 का आंसर ऑप्शन नंबर डी दिया है, विस्थापित द्रव्य के द्रव्यमान पर, याद रखिएगा। विस्थापित द्रव्य के द्रव्यमान पर निर्भर करती है, याद रखिएगा। चलिएगा 61 का आंसर का जवाब देंगे। तो 61 का आंसर का जवाब क्या है मेरे दोस्त कि डिटर्जेंट जो पाउडर होता है, पाउडर में फास्फेट की भूमिका है, बताइएगा। डिटर्जेंट जो है पाउडर में फास्फेट की भूमिका क्या होती है, ये जवाब देंगे मेरे दोस्त। 61 का आंसर का जवाब देंगे। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी दिया है उन्होंने सही जवाब दिया है। Ca+2 मतलब कैल्शियम +2 है तथा मैग्नीशियम +2 है, Mg है, को पानी से हटाना जो कठोरता का कारण होता है। अगर धातु का पढ़े होंगे तो आप इसका जवाब देंगे। ठीक है, कठोरता का कारण होता है, इसी के कारण। ठीक है, चलेंगे 62 का आंसर का जवाब देंगे। 62 का आंसर का जवाब देंगे मेरे दोस्त। तो बताइए ग्लूकोमा, ठीक है, ग्लूकोमा लिखा हुआ है, देखिए। ग्लूकोमा का उपचार निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है मेरे दोस्त। तो याद रखिए जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी लगाया है उन्होंने सही जवाब लिखा है। कोलिनर्जिक दवा जो है आपका जो है ड्रग है वही सही आंसर है, याद रखिए। जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी दिया है उन्होंने सही जवाब दिया है। चलेंगे आगे, चलेंगे 63 का आंसर का जवाब देंगे मेरे दोस्त। पौधे के किस भाग, ठीक है, पौधे के किस भाग से केसर प्राप्त किया जाता है मेरे दोस्त। पौधे के किस भाग से हम लोग केसर प्राप्त करते हैं, ये जवाब देंगे मेरे दोस्त। तो 63 का आंसर का जवाब दीजिए जिन्होंने वर्तिकाग्र जो होता है, वर्तिकाग्र कहिए या वर्तिका, दोनों से होता है, इसी से हम लोग केसर का प्राप्त करते हैं, याद रखिएगा। वर्तिका जो एक तरह से है आप बता सकते हैं पुष्प होता है, ठीक है, उसी से हम लोग प्राप्त करते हैं, याद रखिएगा। बहुत सारे डिटेल हैं ऐसे। आगे चलेंगे 64 का आंसर का जवाब दीजिए। 64 में है कि निम्नलिखित में से कौन एक वनस्पति प्रवर्धन ठीक है, प्रवर्धन की विधि नहीं है, विधि नहीं पूछ रहा है, ठीक है, विधि नहीं है पूछ रहा है। तो जिन्होंने 64 का आंसर का जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी बोवाई, उन्होंने सही जवाब दिया है। बोवाई जो है ये जो है नहीं है, यह ध्यान रखिएगा, वनस्पति प्रवर्धन का नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, बुवाई एक कृषि पद्धति है जिसमें बीज बोने की एक विधि है, याद रखेंगे। ठीक है, कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है एक लिंगीय फूलों के लिए सत्य है, एक लिंगीय फूलों के लिए सत्य है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 2 आप देख रहे हैं, उसके पास या तो पुंज केसर या स्त्री केसर होते हैं, याद रखिए। दूसरा जो वे पर परांगण प्रदर्शित करते हैं, ये सही है। चौथा प्रश्न केवल पुंज केसर वाले उभयलिंग फल नहीं देते हैं, बस इतना ध्यान रखिए, उभयलिंग वाले नहीं देते हैं। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी दिया है उन्होंने सही जवाब दिया है। ठीक है, डायस्टोल के दौरान बताइएगा, डायस्टोल के दौरान क्या होता है, डायस्टोल के दौरान क्या होता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे। 66 का आंसर का जवाब जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी दिया है, हृदय रक्त से भर जाता है, याद रखिएगा। डायस्टोल के दौरान जो होता है हृदय जो है रक्त से भर जाता है, ये ध्यान रखेंगे। धमनी एक वाहिका है, ब्लड वेसल्स, ठीक है, जो है धमनी एक रक्त वाहिका है, ब्लड वेसल्स है जो रक्त ले जाता है, ठीक है, रक्त ले जाता है, कहाँ ले जाता है, कैसे ले जाता है, ये सवाल है। तो याद रखिए हृदय से दूर ले जाता है, याद रखिएगा। धमनी एक रक्त वाहिका है, ब्लड वेसल्स है जो कि हृदय से दूर ले जाता है, ये ध्यान रखिए। आंसर का जवाब देंगे। 68 का आंसर का है कौन सी कोशिकाओं को सच्ची कोशिका नहीं माना जा सकता है, सच्ची कोशिका नहीं माना जा सकता है, वो कौन सा आंसर है बताइएगा। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए दिया है प्लेटलेट्स,
याद रखिएगा वो जो है नहीं माना जाता है, एक तरह से सच्ची कोशिका नहीं मानी जाती है, प्लेटलेट्स जो होता है हमारे बॉडी में। ठीक है, याद रखेंगे। चलिएगा 69 का आंसर का जवाब देंगे। 69 का आंसर का है कि शलजम किस कुल से संबंधित है। शलजम जो है, जो एक फल है, वो किस कुल से संबंधित है, कुल बताना है, उसका प्रजाति बतानी है एक तरह से, तो बताइएगा। तो याद रखिएगा क्रूसीफेरी। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने दिया है उन्होंने सही जवाब दिया है। चलिए 70 प्रश्न का जवाब देंगे। 70 है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग वाहक और रोग का सुम्मिलित युग्म है। बताइएगा कौन सा रोग वाहक का सुम्मिलित है, युग्म सुम्मिलित सही है। तो याद रखिए जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए दिया है उन्होंने सही दिया है। क्यूलेक्स जो है फैलेरिया है, ये ध्यान रखेंगे। क्यूलेक्स एक तरह से फैलेरिया है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिएगा आगे। फैलेरिया है, बोलिएगा ये बैक्टीरिया है कि वायरस है, ये आप बताएंगे। 71 आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया किस परजीवी संक्रमण की जटिलता है, बताइएगा। 71 का आंसर का जवाब देंगे जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी दिया है, हुकुम वर्म, उन्होंने सही जवाब दिया है। 2 प्रश्न और बताइए। शीत जो पेय जल होता है की बोतलें और बच्चों को दूध पिलाने की बोतलें आमतौर पर बनी होती है, किससे बनी होती है, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बताएंगे। जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी आयरन से बना होता है, याद रखिएगा। पॉलीस्टाइरीन से बना होता है, याद रखेंगे। जो पानी वाला बोतल और बच्चे का दूध पीने वाला जो बोतल होता है उसका। 74 का आंसर का जवाब देंगे। नाइट्रेट उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है, बताइएगा कौन सा रोग हो जाता है। 74 का आंसर का जवाब देंगे जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी दिया है उन्होंने सही जवाब दिया है। याद रखिएगा मोल्गोनीमिया एक रोग है जो कि बच्चों में हो जाता है क्योंकि नाइट्रेट उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग होने से। ठीक है, आगे चलेंगे। 75 का और अंतिम क्वेश्चन बताइएगा। बायोगैस में मीथेन सामग्री है, बायोगैस में जो है मीथेन सामग्री है कितनी % होती है, ये बताइएगा। तो 50.8% होती है। ठीक है, 50.8% होती है, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा इसका आंसर जो है आपको 55 से 75% बताइएगा। ऐसे 55.8% माना जाता है, याद रखिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। मीथेन में कितना होता है, कार्बन डाइऑक्साइड में कितना होता है, नाइट्रोजन में क्या होता है, ये सब आपको PDF के माध्यम से मिल जाएगा। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत। अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक करें और नलिन अकेडमी को सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। जय हिंद, जय भारत।